अब इसमें देखो ये 5 एप्लीकेशंस के बाद हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस देखना है कि इक्विलिब्रियम से हम कैसे किसी रिएक्शन का एक्सटेंट चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी या कम हुई होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने Kc की वैल्यू का मैग्नीट्यूड देखना है। अगर जो Kc आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए, अगर उसकी वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, मतलब 1000 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहा है ओवर रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्शन है वो नियर कंप्लीशन की तरफ है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है अमाउंट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। क्लियर, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे वाटर की रिएक्शन 500 केल्विन टेम्परेचर पर H2 की विद O2 के साथ, है ना, फिर H2 की Cl2 के साथ 300 केल्विन पर, H2 की Br2 के साथ 300 केल्विन पर। ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है। देखो इसकी कितनी ज़्यादा है, 10⁻47, 10⁻31। तो मतलब ये इनका इतना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब पता है ना, जो आपकी रिएक्शन है वो नियर कंप्लीशन है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली थी, अभी हुई नहीं है, मतलब अभी टाइम है थोड़ा सा। ठीक है, उस टाइम अटेन हुआ है। क्लियर, अगर Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, -3, 0.001। ठीक है, अगर ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रेडोमिनेट करेगा ओवर प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन का जो अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगी, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रिएक्शंस हैं, लाइक N2O2 2NO, इसका देखो Kc कितना है, 4.8 -31 है, इट इज -31। ठीक है, क्लियर, तो मतलब ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बिल्कुल आपका इनिशियली ही अटेन हो गया। ठीक है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये है, अगर वैल्यू 10⁻³ से कम है तो मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। रिएक्टेंट कब ज़्यादा होता है, शुरू में तो ज़्यादा होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, तब तो प्रोडक्ट चेंज, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होने लगते हैं, प्रोडक्ट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर अब देखो बीच का वैल्यू भी होगा ना, 10⁻³ का देख लिया, मतलब मोर देन 10⁻³, लेस देन 10⁻³ अगर वैल्यू लाई कर जाए बिटवीन 10⁻³ से 10⁻³ तक, तब हम कहते हैं कि दोनों चीजें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ आर प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर किसी रिएक्शन में की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में आ रही है, इसका मतलब है उस रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 10⁻³ से ज़्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। अगर 10⁻³ से कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है। क्लियर, तो देखो इन्होंने ऐसे ये दिखा भी दिया आपको, इधर नेग्लिजिबल है, इधर एक्सट्रीमली लार्ज है, तो उसके बाद कुछ नहीं है। अब नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म, रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट कुछ नहीं है, जैसे आप देखते हो ना, जैसे देखो ये रिएक्शन है ए, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसी में देखो, चलो, ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए प्लस B number of moles of capital B is reacting with each other and producing C number of moles of capital C plus D number of moles of capital D। तो QC जो हमने डिफाइन किया, दैट इज देखो कंसंट्रेशन टर्म लिया है और उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर तक रेज किया है। ठीक है, जैसे इसको D तक रेज किया है, इसको स्मॉल c तक, इसको A तक रेज किया है, इसको B तक रेज किया है ना। क्लियर, तो ये अब तुम कहोगे ये तो वही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही लग रहा है ना, ऐसे तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखी थी। तो क्यूसी और केसी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उस टाइम क्या कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ठीक है, वो हमने पुट करते हैं हम केसी में। बट क्यूसी का मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, इन हमेशा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी ना, जब रिएक्शन प्रोसीड होती है
है ना। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है उस टाइम पे है ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्यूसी मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं है, केसी मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में है। बाकी जो इक्वेशन है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। बस अब यहाँ पर भी दो रिलेशन याद रखने, दो तीन, कि अगर तो क्यूसी का वैल्यू ज्यादा हो केसी से, क्यूसी ज़्यादा है केसी से, तो याद रखना कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स मतलब ये बैकवर्ड एरो, दिस, ओह सॉरी, इस वाले डायरेक्शन में, इधर से इधर जाएगी, मतलब ये रिएक्टेंट होंगे और वो प्रोडक्ट होंगे ए बी, ठीक है। अगर केसी ज़्यादा है क्यूसी से, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, ठीक है। क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो इधर वाला एरो है उसकी तरफ ए और बी रिएक्टेंट्स होंगे, सी और डी प्रोडक्ट्स होंगे। अगर वैल्यू, तीसरा केस है क्यूसी केसी के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर तीसरा केस क्या है कि क्यूसी केसी के इक्वल हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, कोई नो नेट रिएक्शन, ठीक है। मतलब उस टाइम आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्यूसी केसी के इक्वल होने का मतलब कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होगा, मतलब नो नेट, कोई नेट मतलब ओवरऑल कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, ठीक है। अगर क्यूसी केसी के इक्वल हो जाए, न्यूमेरिकल परफॉर्म करके देखना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद देखो जो मैंने नेक्स्ट कराना है, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल ए, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू एंड गिब्स एनर्जी जी, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। ऑल्दो हमने पिछले चैप्टर में रिलेशन देखा था, ठीक है, बट इस यहाँ पे मैं दिखा दूंगी फिर से। मैंने बताया था जी होता है आपका थर्मोडायनामिक फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और जी का जो वैल्यू है मैंने बताया था, एक मिनट, G is equal to H minus TS, है ना। H is your enthalpy, T is your temperature, S is your entropy, ठीक है। एंड व्हाट इज डेल जी, डेल जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी इज इक्वल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बता रही हूँ, एट टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो डेल जी हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप देखना चाहो तो डेल एच माइनस टी डेल एस, ओके। दिस इज योर थर्मोडायनामिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद हमने आपको एक इक्वेशन और बताए थे कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन क्या था जी, एल एन होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। एल एन क्या है, एल एन है नेचुरल लॉग, मैं बता चुकी हूँ। दो तरह के लॉग होते हैं, एक तो बेस ई वाला जिसका बेस ई होता है, और एक होता है जिसका बेस 10 है। तो एल एन कौन सा है, जिसका बेस ई होता है, ठीक है। मेरी लॉग एंटी लॉग वाली वीडियो देख सकते हो जिसको लॉग और एंटी लॉग में कन्फ्यूजन है, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉग है, इसको बेस 10 वाले में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते थे, 2.303 आर टी log क्यू, ठीक है। और इसको हम, अगर आप क्यू केसी के इक्वल हो, क्यू ये वही रिएक्शन कोशेंट है, उसको मैं कैपिटल लिख दूँ अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्यू कौन सा है, ये रिएक्शन कोशेंट है, ठीक है, जो भी हम देख रहे थे क्यू का, है ना। क्यू, अगर क्यू है जो वो केसी के इक्वल हो जाए, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर क्या लिख देंगे, माइनस 2.303 आर टी log के सी, ठीक है। तो देर इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल जे इज इक्वल टू
-2.303 RT log Kc। अभी देख लेते हैं बुक, मतलब बुक में क्या बता रखा है, हम वही होगा पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको भी। अगर डेल जी नेगेटिव होता है, हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि डेल जी अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मानी जाती है एंड इट विल प्रोसीड इन फर्दर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस बताया था कि जो रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाते हैं, जिन्हें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। ठीक है, वो रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो अगर डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बैकवर्ड फॉरवर्ड तो तुमको समझ में आ रहा है ना। ए प्लस बी, अभी रुक जाओ, बना रहे हैं सी प्लस डी, एरो दिखाती हूँ। एक कैसे बनाते हैं, इक्विलिब्रियम में अगर हो रिएक्शन, और एक नीचे की तरफ बनाते हैं ना। ये जो ग्रीन एरो है, ये कौन सा, ये क्या दिखा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है। बैकवर्ड रिएक्शन उल्टी, उल्टी रिएक्शन कैसे, मतलब कि सी प्लस डी मिलकर क्या बना रहे हैं आपका ए प्लस बी, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो। ठीक है, और जो ब्लू एरो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर मैं कह रही ए प्लस बी, वो मतलब जैसे आपको रिएक्शन दिख रही है ना, तो ये एरो उसको शो कर रहा है। अगर नीचे वाला एरो बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो अगर आपका डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, मतलब ए और बी मिलकर सी और डी बनाएंगे। ठीक है, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी, मतलब सी और डी मिलकर ए और बी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगर डेल जी जीरो है, अगर डेल जी जीरो हो जाता है तो आपने क्या कहना है कि जो आपका रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है। ठीक है, तो देखो ये वाला इक्वेशन याद रखना, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब डेल जी तो जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम में, है ना, तो इसको तो जीरो कर दो, डेल जी को जीरो कर दो, डेल जी जीरो है। और क्यू मान लो, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्यू मान लो क्या होगा, क्या केसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट आपका केसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बस पुट कर दो वैल्यू डेल जी को जीरो करो, है ना, डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको इधर लेके जाओ, डेल जी नोट किसको लगा, माइनस आर टी एल एन के, डू रिमेंबर माइनस आर टी एल एन के, क्लियर। और आप क्या लिख सकते हो, एल एन के क्या होगा, माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी। अब इसको ना तुम इधर भी देखते जाओ, इन्होंने बताया एल एन के क्या है, माइनस डेल जी अपॉन आर टी। अब अगर मैं इसको अब क्या करूँ, मैं ले रही हूँ बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले रही हूँ। ठीक है, ये एल एन और एक्सपोनेंशियल आपको वैसे मैथमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जरा सा बस इक्वेशंस में ही यूज है इसका। बोथ साइड क्या ले रही हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपो क्लियर। तो ई रेज टू पावर एल एन के, एक्सपोनेंशियल ऐसे लेते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, एल एन से ई कैंसिल आउट होता है। ठीक है, अगर ई के रेस एक की पावर में एल एन कुछ है ना नेचुरल लॉग वाला, तो ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा के इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाती है। के और डेल जी नॉट में, डेल जी नॉट और डेल जी में क्या डिफरेंस है, देखिए डेल जी नॉट मतलब आपने स्टैंडर्ड
कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज देखा है, और डेल जी मतलब जो आपके सब्सटेंस है, जो सिस्टम रिएक्शन कंडीशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है। डेल जी नोट में रिएक्शन स्टैंडर्ड होती है। इक्विलिब्रियम में डेल जी जीरो होता है, डेल जी नोट जीरो नहीं होता। ठीक है, डू रिमेम्बर इट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है तो डेल जी जीरो हो जाता है। ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल जी नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, इसकी हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अभी देखा था हमने, ये के वाला वहीं से तो आया और कहाँ से आया। उसके बाद देखो ये सारा था। फाइनली देखो अब इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन है ई के इक्वल टू ई एच पर माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी। अब ये ई जो है ना, ये आपका बिल्कुल ऐसे लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं, लीनियरली मतलब मैं समझाती हूँ। अगर तो ई की पावर में जो टर्म है, ये वाले टर्म माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो इसकी पूरी होल वैल्यू, इसकी मतलब ई रेज टू पावर दिस वन है ना, इसकी भी पूरी होल वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पूरी वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस डेल जी आर नोट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, अगर ई की पावर में जो टर्म है जिसे माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी है, अगर ये पूरी जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो ई रेज टू पावर दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, तो क्या करना है यहाँ पे, देखो अब देखो ये पॉजिटिव कैसे होगा, ई रेज टू पावर माइनस डेल जी नोट अपॉन आर टी। ठीक है, अगर मैं कहूँ डेल जी नोट जो है वो, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, कुछ लेस देन जीरो है। ठीक है, सपोज करो मैंने बोल दिया इसकी वैल्यू -3, ऐसे लगा दिया। ठीक है, डेल जी नोट की वैल्यू क्या बोल दी मैंने, -3 मतलब लेस देन 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ -3 अपॉन क्या जाएगा, आर टी। तो वैल्यू क्या बन रही है ओवरऑल, ई रेज टू पावर, वैल्यू क्या बन रही है, ई रेज टू पावर 3 अपॉन आर टी। ठीक है, तो अभी ऊपर वाली जो पावर है, ये जो ई रेज 3 अपॉन आर टी, ये क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इस पूरे फंक्शन की भी क्या वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्लियर, तो ये आपने यहाँ पर सीखना था। तो अगर डेल जी नोट लेस देन जीरो है तो के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन होगा, है ना, के ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू किसकी है, ये के की तो वैल्यू है, ये के ही तो है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब के पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रेटर देन वन है ना। क्या इसका मतलब है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन क्या आएगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल जी नोट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल जी नोट आपका पॉजिटिव हो कुछ, मतलब मान लो यहाँ पे -3 पुट किया था ना मैंने, मान लो डेल जी नोट +3 है, डेल जी नोट मैंने क्या लिया +3, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस ऑफ +3 अपॉन आर टी। देखो आर और टी तो नेगेटिव नहीं ना हो सकते, ऊपर ये जो होगा, क्योंकि आर तो गैस कांस्टेंट है, -3 अपॉन आर टी। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि ये पूरी टर्म भी क्या रहेगी, ई रेस्ट पर -3 आर टी की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, वो भी कुछ नेगेटिव रहेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर के आपका कैसा रहेगा, लेस देन वन रहेगा। ठीक है, के विल बी लेस देन वन एंड रिएक्शन ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, अब हमको पता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डू रिमेम्बर इट, ओके, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, अभी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, तो इक्विलिब्रिया को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ अदर टर्म्स ऑन इक्विलिब्रिया, जैसे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रिया पर, और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा।
तो इन सब को स्टडी करने के लिए ना वी शुड नो अबाउट ली चार्टलर प्रिंसिपल. ओके, व्हाट इज ली चार्टलर प्रिंसिपल? कहता क्या, देखो पढ़ के देखो एक बार, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ने के बाद आपको मैं ही एक्सप्लेन करूंगी. चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, ऐसे किसी फैक्टर में चेंज करना जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करता हो, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना. अगर आप ऐसे किसी फैक्टर में चेंज करते हैं, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर. ठीक है, आपने किसी ऐसे फैक्टर में चेंज किया जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करता था, वो क्या करेगा, वो सिस्टम को इस तरीके से चेंज करेगा सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज. सपोज कि देयर इज अ रिएक्शन. एक मिनट, ये क्या हो रहा है, चल हाँ, ये रिएक्शन थी आपकी, है ना. अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ इक्विलिब्रियम में सी और डी आपका बन रहा है ना इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, सी और डी बन रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये रिएक्टेंट हो जाएंगे, तो मतलब सी और डी कंज्यूम होगा. डू रिमेंबर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी एंड डी बन रहा है, वो प्रोडक्ट है. जब आप रिएक्शन को ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लोगे, इसका मतलब यहाँ पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि सी और डी रिएक्टेंट है जो मिलकर रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन में मैं जो सी है, ये आपका जो सी प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, मतलब मैंने ऊपर से एडिशनल सी डाल दिया. ठीक है, जो सी भी मेरा कोई भी प्रोडक्ट था वो मैंने ऊपर से डाल दिया रिएक्शन में. ये रिएक्शन पहले इक्विलिब्रियम में थी, तो मैं बताऊंगी कि अब सी डालने से और सी डालने से कैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. ठीक है, तो सी डाल दिया मतलब सी का कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दिया. तो अब ये क्या करेगा, अगर इससे ऐसा हुआ तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर सी कंज्यूम हो रहा हो. उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. तो अगर मैं कहूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सी बन रहा है ऑलरेडी. तो इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका सी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि सी एंड डी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मैंने ए डाल दिया ना, ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर एक कंज्यूम हो रहा हो, है ना. एक कंज्यूम कहाँ हो रहा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है. देखो रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन बढ़ती है विद टाइम, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है. तो ए एंड बी कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि ए आपका कहाँ कंज्यूम हो रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है. अगर बैकवर्ड कंसिडर करोगे इस रिएक्शन को, तो बैकवर्ड में ए और बी प्रोडक्ट हैं, वो रिएक्टेंट नहीं है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, वहां उनकी वैल्यू बढ़ रही है विद टाइम. ठीक है, इट मीन्स ओके. और जैसे उन्होंने अभी कंसंट्रेशन का दिखा रखा है ना, कि अगर आपने कंसंट्रेशन स्ट्रेस को ऐड किया, रिमूव किया तो क्या होगा. ठीक है, वही बात है जो मैंने अभी समझाई है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है. ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन कर दिया फर्दर. ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ या इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहां पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड कंज्यूम हो रहा होगा. अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें, H2 प्लस I2 मिलकर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, इट इज नॉट कंज्यूमिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बट अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन देखो, HI जो है वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो रहा है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, क्लियर. तो मतलब आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. ओके, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. चलो ये मैं नेक्स्ट टाइम में कराऊंगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और बाकी जो टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखाना है और प्रेशर का दिखाना है वो नेक्स्ट में.